तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सो दैट अबाउट 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे बट ओनली 1.5 लीटर यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। दैट मीन्स अबाउट 99% पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट अगेन रीएब्जॉर्ब इन ब्लड। यानी कि यहाँ पे देखो 180 लीटर हमारा डेली फिल्टर हो रहा है, लेकिन यूरिन कितना बन रहा है, सिर्फ 1.5 लीटर। यानी कि 99% हमारा फिल्ट्रेट क्या होता है, दोबारा से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा से, क्योंकि उसकी हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है। It is the process by which water and other necessary substance are reabsorbed from renal tubule to blood। देखो यहाँ पे ये हमारा रीनल ट्यूब्यूल होता है और ये हमारे ब्लड होते हैं। तो यहाँ पे देखो इनसे क्या होता है, इन ट्यूब्यूल से ये जो ब्लड वेसल्स, देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा। सो यहाँ से दोबारा से देखो कुछ इस तरीके से आप लोग कह सकते हो, कुछ इस तरीके से हमारे दोबारा से जो है रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, रीएब्जॉर्ब, जिनकी भी ज़रूरत होती है हमारे इस ब्लड वेसल्स में। कहाँ से, इन ट्यूब्यूल्स से। देखो इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल, तो ये हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, द रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस मूव्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो सबसे पहले यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं, फिर हमारे रीनल मेडुला में जाते हैं, उसके बाद दोबारा से हमारे ट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब जो कैपिलरीज हमारी ट्यूब्यूल्स के पास में देखने को मिलती है। तो tubular reabsorption is a selective reabsorption as the tubular cells reabsorbs only those substances that are necessary for our body। देखो ये यहाँ पे एक सेलेक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि जो हमारी ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, यानी कि जो ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स होती हैं, देखो ट्यूब्यूल्स भी तो सेल से ही बना होता, तो वो सिर्फ उन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है जिनकी उसको ज़रूरत होती है। समझ रहे हो, सबको नहीं। अब जैसे कि सबको एब्जॉर्ब कर लेंगी तो हमारा फिल्ट्रेट किस काम का, तो हमारा जो ज़रूरत होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एसेंशियल सब्सटेंसेज गेट रीअब्जॉर्ब वाइल अनवांटेड सब्सटेंसेज एक्सक्रीटेड आउट। यानी कि जिनकी ज़रूरत होती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वो यहाँ पे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। सो यहाँ पे देखो सबके हिसाब से हम लोग देखते हैं, जैसे कि जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, देखो ये प्रॉक्सिमल क्या था, ये जो आप लोग का प्रॉक्सिमल है, देखो ये प्रॉक्सिमल हो गया, ये डिस्टल हो गया और ये हो गया लूप ऑफ हेनले। तो इन तीनों में हम लोग देखते हैं क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, मतलब इन तीनों से हमारी ब्लड वेसल्स में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो यहाँ से हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, अब देखो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हमारा यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा देखो क्या क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, इन सबकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड में दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहाँ पे हमारा सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ से हमारे सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि होता है हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब रीएब्जॉर्प्शन हम लोगों ने देख लिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देख लिया, अभी सिक्रीशन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखो अब थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, बस ख़त्म। देखो होता क्या है कि यहाँ पे जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है, तो देखो फिल्टर होते होते यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं जिनकी हमारे ब्लड को जो दोबारा से ज़रूरत होती है। तो वो क्या होते हैं, वो हमारी यहाँ पे ब्लड वेसल्स में दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो होता क्या है ना, कि ये जो फिल्टर होता है, तो यहाँ पे देखो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, हमारे ब्लड से अनवांटेड चीज़ों का फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल से फिल्टर नहीं हो पाती हैं और जिनको फिल्टर हो जाना चाहिए था। यानी कुछ हमारी ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस अभी भी हमारे इस ब्लड कैपिलरीज में बच जाते हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिनका हमारी बॉडी में काम नहीं है, हमारे ब्लड में काम नहीं है, फिर भी वो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाए। तो अब क्या होता है कि अब जो चीज़ें हमारी यहाँ से बच गई थी, यानी यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाई थी, वो हमारी दोबारा से यहाँ से फिल्टर हो जाती हैं। यानी देखो यहाँ पे अगर सिंपली बात करें तो हमारा रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी ब्लड में जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो यहाँ से वापस चली जाती है, और अभी भी जो चीज़ें बच गई थी, ठीक है, जो वेस्ट चीज़ें बच गई थी, वो दोबारा से हमारे इन ब्लड वेसल से, देखो ये हमारे जो है इन लूप ऑफ हेनले में दोबारा से इंटर भी कर जाती हैं। यानी यहाँ पे देखो हमारा एरो जो है इस तरीके से भी होता है और इस तरीके से भी होता है, यानी दोबारा से जो है रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है। सिक्रीशन में देखो बहुत ही सिंपली समझो, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दोबारा से हमारे ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और अभी भी जो कुछ हमारे वेस्ट चीज़ें बच गई थी वो हमारे दोबारा से यहाँ से ट्यूब्यूल में चली जाएंगी। और उसके बाद देखो फाइनली क्या होगा, ये जो ट्यूब्यूल्स है तो यहाँ से अब हमारा जो फाइनल फिल्ट्रेट है वो हमारे इस कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से होते होते हमारा जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है।
तो ये हमारी एक सिंपल सी प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे देखो ट्यूबुलर सिक्रेशन को भी थोड़ा सा थ्योरी वाइज हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड टू रीनल। अब यहाँ पे देखो हमारा ब्लड से रीनल, देखो सेकंड वाले में क्या होता है, रीनल से ब्लड में जा रहा था, अब हमारा ब्लड से रीनल। द अनवांटेड सब्सटेंसेज दैट आर नॉट गेट फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड टू बोमेन्स कैप्सूल इन द फर्स्ट स्टेप आर डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू रीनल ट्यूब्यूल्स लेटर इन दिस प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा फिर से डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बच गए थे। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, देखो उनका भी नाम आप लोग पढ़ लो। सब्सटेंस सिक्रीटेड इन डिफरेंट सेगमेंट, यानी कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें हमारी सिक्रीट होती हैं। तो देखो जो हमारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे हमारा जो है पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ पे हमारा यूरिया का सिक्रेशन हो जाता है। और जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे हमारे पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रेशन हो जाता है। देखो सिक्रेशन कहाँ से होता है, हमारे ब्लड वेसल से हमारे ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है। यानी ब्लड वेसल में ये सारी चीज़ें हमारी वेस्ट बच जाती हैं, पहले स्टेप में इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो ये हमारे लास्ट स्टेप में दोबारा से यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से हमारे ट्यूब्यूल में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा, ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। और एट लास्ट में जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है तो वहाँ पर भी हमारा पोटेशियम का सिक्रेशन हमारी ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कर दिया जाता है। देखो कैपिलरीज और वेसल्स में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सेम चीज़ें हैं। कैपिलरीज हमारी ब्लड वेसल्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होती हैं, समझ लो, आई होप कि पता होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किडनी का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने फंक्शंस ऑफ किडनी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे किडनी के फंक्शंस की बात करें तो देखो बहुत सारे फंक्शन हमारी किडनी परफॉर्म करती है। लाइक अगर सबसे पहले बात करें तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन, देखो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये हमारे वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन रखती है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी हमारे अननेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको बाहर कर देती है, जो जरूरी होती है उनको दोबारा से दे देती है। तो उसके बाद एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। अब देखो इसको अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो आप लोग समझ जाओगे कैसे करती है। और उसके बाद बात करें तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। यहाँ पे देखो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन। इरिथ्रोसाइट क्या होता है, हमारे आरबीसी यानी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उसे कहती है बाई सिक्रीटिंग इरिथ्रोपोइटिन। तो अगर आप लोगों ने इरिथ्रोपोइसिस वाला लेक्चर अच्छे से देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। और यहाँ पे थ्रोम्बोपोइसिस यानी कि जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि जो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है। तो उनके फॉर्मेशन में भी हमारा हेल्प करता है बाई सिक्रीटिंग थ्रोम्बोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन हमारे इरिथ्रोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइटिन हमारा थ्रोम्बोपोइसिस। नाउ इट सिक्रीट्स रेनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स। देखो ये हमारे बहुत सारे हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है, लाइक हमारा रेनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। अभी हम लोग को रास भी पढ़ना है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखो ये भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, रास में। और इट ऑल्सो रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। और देखो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करती है बाई सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और उसका सिंथेसिस हमारा किडनी कर देती है। तो ये थे हमारे कुछ किडनी के फंक्शंस। अब हम लोग यहाँ पे अपने बाकी बचे पार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो अभी तो हम लोगों ने किडनी ही पढ़ा है ना, अब हम लोग बात करते हैं यूरेटर्स के बारे में। अब यूरेटर्स क्या होते हैं आप लोग को तो पता भी होगा, भूल गए होगे। देखो ये जो आप लोग को जो हमारी ट्यूब दिखती है ना दो, इसको हम बोलते हैं यूरेटर्स। तो यहाँ पे देखो यूरेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो दे आर पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यानी देखो ये दो पेयर में होते हैं। उसके बाद दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी, यानी देखो किडनी से ब्लैडर तक लेके जाते हैं। उसके बाद हमारी यूरेटर की वॉल यहाँ पे 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इनर म्यूकस यानी इनर लेयर म्यूकस की होती है, बीच वाली मस्कुलर होती है और सबसे आउटर वाली फाइब्रस लेयर होती है। अब हम लोग बात करते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो यहाँ पे देखो ये हमारे एक इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है और जो कि क्या करता है, हमारे यूरिन का कलेक्टर होता है। यानी एट लास्ट में देखो हमारी यूरिन कहाँ जाती है, देखो ये जैसे ये हमारी किडनी हो गई, ठीक है। और किडनी से जो हमारा यूरिन बना तो ये एट लास्ट में कहाँ जा रहा है, एट लास्ट में हमारे इस वाले ब्लैडर में जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैडर। ये इतना एरिया, यहीं पे हमारा सारा जो यूरिन बनता है यहीं पे जाकर इकट्ठा होता है, ठीक है। इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी, यानी कि ये हमारे पेल्विक कैविटी में होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है द लोअर पार्ट है, यहाँ पे देखो इसका जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है। तो लोअर पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं और अपर पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर में हमें 4 लेयर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, पहला हो गया आउटर सीरस लेयर, फिर हो गया मस्कुलर, ठीक है। फिर हमारा सब म्यूकस, फिर हो गया म्यूकस। म्यूकस हमारे सबसे इनर, आउटर सीरस सबसे आउटर। और यूरेथ्रा की बात करें तो यहाँ पे देखो इट इज अ कैनाल। देखो यूरेथ्रा क्या होता है, ये जो ब्लैडर के नीचे आप लोग को कैनाल देखने को मिलती है। सो यहीं से हमारा यूरिन जो है एक्सक्रीट होता है मेनली। तो यूरेथ्रा
हमारे क्या होते हैं, यूरिन पासिस फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड, यानी आउटसाइड। और ये हमारा जो है मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है, आप लोगों को पता है। सो यहाँ पे देखो हमारा जो एक बेसिक हमारा यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। देखो एसिड बेस बैलेंस समझ रहे हो ना, यानी कि हमारी बॉडी में जो एसिड और बेस का एक बेसिक बैलेंस है वो यहाँ पे मेंटेन करना। तो उसमें हमारा किडनी क्या रोल प्ले करती है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा किडनी ही प्ले करती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस का लेक्चर देखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था हमारे 3 सिस्टम होते हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। पहला होता है हमारा यहाँ पे बफर सिस्टम, फिर होता है रेस्पिरेटरी, फिर होता है रीनल। तो जो रीनल होता है वो सबसे लास्ट में और सबसे इफेक्टिव सिस्टम हमारा यही होता है, यानी ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारा बॉडी का पूरा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एसिड बेस बैलेंस, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो हमारा एसिड बेस बैलेंस यहाँ पे होम्योस्टेसिस का पार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच, यानी बॉडी के अंदर जितना पीएच होना चाहिए उतना मेंटेन करता है। नाउ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो एक सर्टेन पीएच पे होती हैं, उतनी ही पीएच पे होनी चाहिए। अगर उसमें डिस्टर्ब हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7.42। और सर्वाइवल रेंज, यानी अगर मान लो ये 7.42 अगर 6.8 तक है तब भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये बढ़ के 8 तक हो गया तब भी दिक्कत नहीं है। बट अगर 6.8 से नीचे गया या फिर 8 से ऊपर जा रहा है तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और हमारे इट में इवन लीड्स टू डेथ। सो समझ लो काफ़ी हार्मफुल है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीएच बैलेंस। Now there are various mechanisms in our body to regulate the acid base balance, but the renal mechanism is one of the most effective and final process. देखो ये सबसे इफेक्टिव होता है और सबसे फाइनल प्रोसेस होती है, सबसे लास्ट स्टेप होता है ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन विच किडनी प्लेज मेजर रोल, जिसमें हमारा किडनी सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें समझनी होगी। यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन से ही आप लोगों को चीज़ें रिलेट करते हुए देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे रीनल मैकेनिज्म हमारा मेनली 2 सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। पहला होता है एक्सक्रीशन ऑफ H+, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। देखो इतना तो आप लोग को पता है ना कि H+ हमारा क्या होता है, H+ हमारा मेन एसिडिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ के अंदर, यानी जितना H+ उतना ज़्यादा एसिडिक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग मेनली बात करें अपने किडनी की, तो ये मेनली हमारा एसिड के लेवल को ही कंट्रोल करता है। यानी हमारी बॉडी में अगर एसिडिटी यानी एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको यहाँ पे मेनली ये कंट्रोल करने का काम करता है। और देखो एक चीज़ समझो, कहने को तो हम लोग एसिड बेस बैलेंस बोलते हैं, बट जनरली हमारी बॉडी में एसिड का लेवल ही बढ़ता है, बेस का लेवल बहुत मुश्किल ही बढ़ता है। आप लोगों ने ज़्यादातर एसिडिटी का ही नाम सुना होगा, बेसिसिटी का नाम कितनी बार सुनते हो। यानी जनरली हमारी बॉडी में एसिड का लेवल ही बढ़ता है। तो ये यहाँ पे मेनली हमारे एसिड के लेवल को ही कंट्रोल करता है। कैसे करता है? पहला होता है एक्सक्रीशन ऑफ H+। देखो ऐसे मान लो हमारी बॉडी में H+ बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करता है, डायरेक्टली हमारे H+ को बाहर निकाल देता है। कैसे? हमारी यूरिन से। बिल्कुल सिंपल है, यूरिन के थ्रू ये हमारे H+ को ही बाहर निकाल देता है। और दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अब देखो इसको हम लोग देखेंगे, बाकी सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ H+। अब यहाँ पे देखो ये फिगर, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप लोग को देखने को मिला होगा और आप लोग शायद समझ नहीं पाए होंगे। देखो यहाँ पे ये फिगर है क्या, इसको समझना। देखो ये जो हम लोगों ने अभी ये जो हम लोगों ने अभी ये जो हम लोगों ने अभी अपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, तो वहाँ पे देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से था। ये बस 2 मिनट हो गया। हम काफ़ी गंदा सा है बट समझ लो ना, समझने के लिए। तो ये हमारा नेफ्रॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। सो यहाँ पे देखो ये हमारा ये वाला पार्ट क्या था, हमारा ये वाला पार्ट हमारा क्या था, मुझे अभी याद नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये वाला पार्ट था हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल, देखो हमें काफ़ी जल्दी में नोट बनानी पड़ रही है तो इतना आप लोग माइंड मत करना, ठीक है, कि मुझे ही नहीं याद है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सारी नोट्स हम लोगों ने कल ही बनाई है, कल रात में 12 बजे से लेकर अभी 10 बजे तक बना ही रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो ये हमारा ये वाला पार्ट है, अगर हम लोग यहाँ पे मान लो इसको इस तरीके से बनाएं, देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे, देखो ये हम लोगों ने इसको इस तरीके से बना दिया है, ठीक है, इस ट्यूब को। अच्छा ये देखो ये हमारा ट्यूब है, ये हमारे ट्यूब की आउटर पार्ट है। अच्छा देखो ये अगर आउटर पार्ट है तो ये टिश्यू होगा तो यहाँ पे सेल होगी। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक सेल से ही तो मिलकर बना होगा, है ना, ये हमारी एक टाइप की सेल होगी, है ना, इसके आउटर पार्ट में।
है ना। और देखो इसके बगल में हमारा क्या होता है, इसके बगल में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी हम लोग सिंपली कह सकते हैं हमारा ब्लड होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का जाल होता है ना, तो यहाँ पे ब्लड होता है, तो यहाँ पे ये हो गया ब्लड, ये हो गया हमारे, देखो ये हो गए हमारे यहाँ पे सेल्स। देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का हॉलो वाला पार्ट है, यानी यहीं से तो हमारा जो फिल्ट्रेट है वो जाता है। तो देखो जो हमारा हॉलो पार्ट होता है किसी भी ट्यूब वगैरह का, तो उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली ल्यूमेन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया ल्यूमेन, ये हो गई हमारी सेल्स, ये हो गया हमारा ब्लड। अब हम लोग यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यह अभी जो बना हुआ है, देखो ये जो सेल्स है ना, इसको हम लोग थोड़ा जूम करके बना देते हैं। ये जो सेल्स आप लोग को स्मॉल दिख रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे जूम करके बना देते हैं, ठीक है। देखो क्यों जूम करते हैं हमें पता चल जाएगा। ये हमारे सेल्स हो गई। अब देखो सेल्स के बगल में क्या है, सेल्स के बगल में ल्यूमेन है, तो ये हो गया ल्यूमेन। और देखो इस सेल्स के इस साइड क्या है, इस साइड हमारा ब्लड है। सो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा ल्यूमेन, ये हमारा ब्लड। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ H+ में क्या होता है कि देखो जैसे हमारी सेल है, तो सेल के अंदर हमारा CO2 देखो प्रेजेंट होता है, ये हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, आप लोग को पता है, ग्लाइकोलिसिस से बन जाता है, फिर कई सारी चीज़ों से हो सकता है, ठीक है। तो CO2 और देखो यहाँ पे वाटर तो हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ये CO2 और H2O मिलकर क्या बना लेते हैं, हमारा H2CO3। और ये जो H2CO3 है हमारा कार्बनिक एसिड, ये हमारा काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो ये दोबारा से ब्रेक हो जाता है किसमें, HCO3 और H+ में। अब देखो ये जो H+ है ना, तो ये H+ होता क्या है, देखो इसी की वजह से तो हमारे बॉडी में कह सकते हो एसिडिटी बढ़ रही है। तो ये होता क्या है, ये हमारा डायरेक्टली हमारे इस जो है सेल से कहाँ, ल्यूमेन में भेज दिए जाते हैं, और ल्यूमेन से हमारा क्या होता है, डायरेक्टली हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से सिंपली क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा H+ होते हैं उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है। देखो इसमें हमारे स्टेप्स हैं, दिस स्टेप मेनली अकर्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल। देखो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में ही देखने को मिल रहा है, हम लोगों ने देखा। इसमें क्या होता है, क्या है, सबसे पहले CO2 हमारा H2O के साथ कंबाइन करके H2CO3 बना लेता है, और उसके बाद H2CO3 हमारा फिर से फर्दर डिसोसिएट हो जाता है किसमें, HCO3- में H+ में। और ये जो H+ है वो हमारा ल्यूमेन में सेक्रेट कर दिया जाता है इन एक्सचेंज टू Na+। अच्छा देखो यहाँ पे अगर H+ हमारा जा रहा है तो हमारा कुछ आएगा भी, ये हमारा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सोडियम ATPase पंप, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है और हमारा यहाँ पे सोडियम जो है हमारे सेल्स में वापस आ जाता है, ठीक है। और देखो सोडियम तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे दोबारा से सेल से ब्लड में भेज दिया जाता है और ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आई होप कि समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। देखो मुझे पता है कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पा रहे, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी में जितना हो सके आप लोग को बता सकें। आई होप समझ रहे होगे। H+ is secreted in lumen in exchange to Na+. Now this H+ is excreted out from our body through urine, और उसके बाद यूरिन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अब हम लोग सेकेंड स्टेप की बात करें, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो जैसे कि अगर मान लो हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है, तो H+ ही तो बढ़ रहा है। तो होता क्या है, देखो ये जो HCO3 है, ठीक है, तो HCO3- को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो होता क्या है, अगर मान लो इस बाइकार्बोनेट आयन के रीअब्जॉर्प्शन को भी हम लोग बढ़ा दें, यानी हमारी बॉडी में इसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा लें, तो ये HCO3- करेगा क्या, ये जो एक्स्ट्रा H+ है इसके साथ कर लेगा कंबाइन। और देखो इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, H+ और HCO3 हमारा कंबाइन करके बना लेंगे हमारे, फिर से क्या बना लेंगे, H2CO3। और देखो ये हमारा जो है कार्बनिक एसिड होता है, जो कि काफ़ी वीक एसिड होता है। देखो यहाँ पे जो H+ है ये हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने इसको यहाँ पे हमारे बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करवा के H2CO3 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये काफ़ी वीक एसिड हो गया। तो यहाँ पे जो एसिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी हमारी बॉडी में, वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। और देखो ये हमारा फर्दर कह सकते हो कि CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं। बाकी देखो यहाँ पे होता क्या है, सिंपली देखो जैसे कि जो HCO3- है, अब देखो ये हमारा क्या है, ल्यूमेन वाला पार्ट है, यानी कि देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है हमारा। तो देखो जब फिल्टर होता है हमारा ब्लड्स का, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया कि कुछ कुछ हमारी ज़रूरी चीज़ भी फिल्टर हो जाती हैं, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये हमारा ज़रूरी होता है, यानी इसका फिल्टर होना नहीं चाहिए था पर हो जाता है। तो क्या हुआ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ तो हो रही है। ये जो HCO3- है, देखो अब हमारे यहाँ पे H+ भी तो देखने को मिलते हैं, तो ये इस H+ के साथ कंबाइन करके H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये H2CO3 हमारा दोबारा से CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद ये CO2 दोबारा हमारी सेल में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ये HCO3- डायरेक्टली हमारा सेल के अंदर क्यों नहीं चला गया, ये हमारा CO2 H2O के फॉर्म में ब्रेक होके क्यों गया।
सो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो आयंस होते हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बार जब ये हमारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, CO2 क्या होता है, गैस होती है, तो ये गैस हमारा जो है इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। और देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये दोबारा से हमारा H2O के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि वाटर तो है ही है, और उसके बाद क्या बनाता है H2CO3। देखो बिल्कुल वही उल्टी प्रोसेस चल रही है, ठीक है। फिर ये H2CO3 क्या होगा, ब्रेक होगा किसमें, HCO3 माइनस H प्लस में, और ये शुद्ध HCO3 माइनस क्या होगा, ये हमारा ब्लड में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद आप लोग को पता ही है, और ये जो एक्स्ट्रा H प्लस बना है ये दोबारा से हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो ये काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे स्टेप आप लोग खुद बना के लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम नहीं था तो हम लोग नहीं लिख पाए, बाकी समझ आप लोग गए ही हो, लिख लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.